नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 चरण के बाकी हैं, जिनमें से 4 चरण जो हैं वो मई में होने हैं, एक अंतिम 1 जून को होना है। 2 चरण के जो मतदान हुए हैं, इनको लेकर के जब हम लाइव जाते हैं और अपने प्रोग्राम करते हैं, तो कुछ-कुछ लोगों के कमेंट आने शुरू हुए हैं। कुछ कहते हैं कि जी मोदी जी लूज़ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मुझे कई बार लगता है कि ये जो कमेंट करने वाले हैं, ये क्या वाक़ई मोदी जी के शुभचिंतक हैं या ये घुसपैठिए हैं? घुसपैठिए मीन्स ये दूसरे दलों के शुभचिंतक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों में एक भ्रम की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टैक्टिस है, ये कोई पहली बार अपनाई नहीं जा रही है। 2014 में भी ये हुआ था, जब पहले चरण का मतदान हुआ था, दूसरे चरण का मतदान हुआ था। तो याद करिए, अखिलेश यादव किस तरह की बातें करते थे, राहुल गांधी किस तरह की बातें करते थे, इनके जो हिमायती हैं वो कैसी-कैसी बातें करते थे। भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया हो गया है। और यही योगेंद्र यादव ट्वीट किया करते थे कि गैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट चर गई है। इस तरह की बातें करते थे। क्या हुआ? 2017 में भी, 2022 में भी कुछ इसी तरह की चीजें दोहराई गई, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। और 2019 का भी लोकसभा चुनाव जरा याद कर लीजिए, किस-किस तरह की बातें उस समय कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो 170 पर, 180 पर सिमट जाएगी, बहुमत के लिए तरस जाएगी। क्या हुआ? 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी इंडिपेंडेंटली, वो 21 और सीटें जीत करके पहुंच गई 303 सीटों पर। और इस बार जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस एनडीए का नारा दिया है, तब से तो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, जितने भी ये लोग हैं, इनकी बेचैनी और इनके जो भोंपू हैं, इनके जो चापलूस मंडली है, चाटुकार मंडली है, जिसको हम लुटियन मीडिया का भी एक हिस्सा और इकोसिस्टम और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी तमाम लोग, सब में जैसे खलबली है, बहुत परेशानी का आलम है। और केवल देश के भीतर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो अमेरिका में बैठे हुए जॉर्ज सोरोस से लेकर के और ये खालिस्तानी पन्नू और जितने भी अलग-अलग देशों में मोदी विरोधी एलिमेंट बैठे हुए हैं, तत्व बैठे हुए हैं, जो भारत की प्रोग्रेस को देख कर के जल भुन रहे हैं और घड़ी की चौथाई में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से चलता कर देना चाहते हैं, उन सब की भी नींदें हराम हो रखी हैं। कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख भी परेशान हैं कि 10 साल प्रधानमंत्री रह लेने के बावजूद जो ग्लोबल रेटिंग है नरेंद्र मोदी की, वो हाईएस्ट क्यों है? पूरी दुनिया में जितने भी देशों का ये ग्लोबल रेटिंग होती है, उनमें शीर्ष पर क्यों बने हुए हैं? और भारत जो है वो अ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गया है? कोविड के झटके के बावजूद बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो डगमगा गई, कुछ ढह गई, लेकिन भारत क्यों 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है? और
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दावेदारी 2027 तक हमारे जो अर्थवेत्ता हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने अतीत में भी जो टैक्टिस अपनाई थी वो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, किसी तरीके से उनको हतोत्साहित करो, उनमें एक घबराहट का एलिमेंट घुसेड़ दो, डाल दो, ताकि वो बहकी-बहकी बातें करने लगें और इसका फ़ायदा जो है, वो मोदी विरोधी जो हैं, जो आमतौर पर इस अब तक के 2 फ़ेज़ के चुनाव में थोड़ा-सा हताश, निराश दिखाई दिया है और अपने घरों से उस तरीके से वोट डालने के लिए नहीं निकला है, जिसके लिए वो जाना जाता है। उनमें आत्मविश्वास पैदा हो जाए किसी तरीके से। मैं आपको केवल 2-3 जो चेहरे हैं, उनकी जो टैक्टिस शुरू हुई है, उसका बस दर्शन करा देना चाहता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये लोग अब किस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। योगेंद्र यादव को तो आप जानते ही हैं। योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया। इन्होंने क्या ट्वीट किया है देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात कर ये साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। ग्राउंड रिपोर्ट के मुख्य बिंदु सुनिए, मजा भी आएगा आपको, हंसी भी आएगी, इनकी बुद्धि पर तरस भी आएगा और गुस्सा भी आएगा। लिखते हैं मुख्य बिंदु, मोदी के लिए प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। यानी अगर तीसरी बार मोदी चुन लिए गए तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। यानी जो बीएसपी का वोट में गिरावट है, योगेंद्र यादव के हिसाब से वो कांग्रेस को और सपा को जा रहा है। आप मतलब इनकी चालाकी भरा ट्वीट देखिए, ये क्या कर रहे हैं ये। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीट का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह उलट जाएगा। और फिर नीचे लिख रहे हैं, चेतावनी, अभी सिर्फ 16 सीट में वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। और नीचे एक नोट लगाया है इन्होंने इस ट्वीट में। चालाकी देखिए इनकी। ये कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है। आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे देंगे। इसके बाद इनका एक और ट्वीट आता है साहब। लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में तो भूचाल बाद में आएगा, मेरे इस ट्वीट से छोटा सा भूचाल जरूर आ गया। कई दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। जाहिर है मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए ऐसा शक होना स्वाभाविक है कि मैं अपने मूल्यांकन में अपनी आशा को जोड़ रहा हूं। आप खुद इसे चेक क्यों नहीं कर लेते? उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण इलाके में जाइए, अलग अलग जातियों के ऐसे 50 लोगों से बात कीजिए,
जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, और 50 जिन्होंने सपा, कांग्रेस या बसपा को वोट दिया था। उनसे पूछिए कि वो इस बार किसको वोट देंगे। ईमानदारी से उसके परिणाम दर्ज कर यहाँ लिख दीजिए। तर्क वितर्क या गाली गलौज से बेहतर नहीं होगा ये सब करना। अब मैं आपको इन योगेंद्र यादव की असलियत बताता हूं क्या है। ये अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ क्या किया और प्रशांत भूषण के साथ क्या किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनको कहाँ लात मार करके निकाला गया। इसके बाद इन्होंने एक कोई पार्टी बनाई, पता नहीं स्वराज हिंद या कुछ इस तरह का नाम दे करके 2019 में ये चुनाव लड़े। और क्या हालत हुई है जरा गूगल करके देखिए। गुरुग्राम सीट से ये चुनाव लड़े थे। इनकी क्या हालत हुई। और ये इनका अपना इलाका है जहां इनकी पैदाइश हुई थी। वहां भी बहुत बुरी तरीके से हारे थे। इसके बाद ये जिस 2019 के चुनाव परिणाम के बाद जिस कांग्रेस के बारे में ये कह रहे थे कि कांग्रेस को अब मर जाना चाहिए, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लटकन बने हुए हैं। उनकी जो यात्राएं थी भारत जोड़ने तोड़ने की, उसमें ये उनके साथ ही उनकी लटकन बन करके घूम रहे थे। बताते हैं कि राहुल गांधी के सलाहकारों में शामिल हैं इस समय। अब राहुल गांधी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो गया है, या राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने क्या हाल बना दिया है पार्टी का, वो तो अब किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटें आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए थे 55,000 वोटों से, स्मृति ईरानी के हाथों। उनकी मम्मी जीत गई थी, लेकिन इस बार उनकी मम्मी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रायबरेली में जाकर के चुनाव लड़ लें, क्योंकि वहां का समीकरण एकदम ही कांग्रेस के खिलाफ हो गया, इस परिवार के खिलाफ हो गया है। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अपनी मम्मी के द्वारा खाली की गई रायबरेली सीट पर जाकर के नॉमिनेशन दाखिल करने के बारे में फैसला कर सके। राहुल गांधी के बारे में बड़ा शोर मचा हुआ था कि वो अमेठी वापस लौट सकते हैं वायनाड में मतदान के बाद। तो वायनाड में कल मतदान हो गया। अभी तक तो कोई घोषणा हुई नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। ये तो हालत है कांग्रेस की। और ये मतलब क्या क्या नहीं कह रहे हैं। और पिछली बार भी इन्होंने क्या कहा था जब चुनाव निपट गए थे विधानसभा के 2022 में। जरा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं कि योगेंद्र यादव ने कहा क्या था जब समाजवादी पार्टी हार गई और योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। ये देखिए, हमने पिच तैयार की, लेकिन यूपी चुनाव में विपक्षी दलों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। योगेंद्र यादव ने कहा किसान आंदोलन था चुनावी स्टंट। वायरल वीडियो में योगेंद्र यादव एनडीटीवी के रवीश कुमार से कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक रणनीति बनाई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य में भाजपा को सजा देंगे। ये किसान आंदोलन के नाम पर भी मतलब किस तरह की राजनीति कर रहे थे। जो 13 महीने का आंदोलन चला था, वो इस रिपोर्ट से और इनके बयान से पता लगता है। ये क्यों उस समय आंदोलन चला रहे थे, ये इन्होंने एक बयान में कहा था कि भाई हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव ठीक से बॉलिंग और बैटिंग नहीं कर पाए, तो वो तो हम जा करके कर नहीं सकते थे, वो तो उनको ही करना था। तो बैटिंग बॉलिंग वालों से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ पिच हमने तैयार की। उसके अंदर हमने जो बंगाल में भी किया, बंगाल में हमने जाके खुल्लम खुल्ला कहा था बीजेपी को हराओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि टीएमसी की जीत का क्रेडिट हम लेना शुरू कर दें।
काम टीएमसी ने किया, खेल उनका था, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट खेलने वाले ये खेल थे। हमने पिच तैयार की और पिच का कुछ ना कुछ असर रहा होगा और असर उत्तर प्रदेश में भी होगा। जिस और केवल पिच से मैच का फैसला हो जाए ऐसा तो कभी होता नहीं है। प्लेयर तो खेलना तो पड़ेगा। मतलब ये कितने बेशर्म आदमी हैं कि खुले आम ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये जो किसान आंदोलन के नाम पर तमाशा किया 13 महीने तक, ये तो हमने बस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हरवाने के लिए पिच तैयार करने के लिए किया था। और अब वही योगेंद्र यादव बीच चुनाव में जब 2 दौर का मतदान हो चुका है तब किस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया है। और अकेले योगेंद्र यादव नहीं है, एक और देख लीजिए, एक और इसी जमात की है सबा नकवी। इनके एक के बाद एक 2 ट्वीट आए हैं और ये मायावती को वोट कटवा बता रही हैं। ये कह रही हैं कि साहब मायावती जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बहुत सारी सीटों पर नुकसान पहुंचा रही हैं। मतलब ये चाहती हैं कि मायावती मैदान से ही हट जाएं, चुनाव ही ना लड़ें, बस सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में होना चाहिए। ये पत्रकार हैं, क्या हैं ये अब आप समझ लीजिए। और जब इन पर अटैक होने शुरू हुए तो इन्होंने फिर ये ट्वीट किया कि साहब मैंने जो बीएसपी के बारे में ट्वीट किया है उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं नाराज हो गए हैं, उनके सपोर्टर नाराज हो गए हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, यानी मायावती की, और मैंने तो बस वो जो हालात हैं उनको बयान करने के लिए ये सब चीज़ें कर दी थी। एक और ऐसा ही चेहरा है, ज़रा उनके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। वैसे आप अपरिचित नहीं हैं इस चेहरे से, लेकिन आरफा खानम शेरवानी ये भी बैटिंग कर रही हैं कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए और अलग-अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं उनके लिए भी। अब आप देखिए ये इन्होंने क्या कहा है कि मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए हर साल 2 करोड़ नौकरियां हिंदुओं को दी थी, कांग्रेस पार्टी उसे छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। बड़े दुख की बात है। आरफा खानम शेरवानी, वरिष्ठ पत्रकार। नीचे देखिए, मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए हर साल, हाँ ये तो सेम है। नरेंद्र मोदी शुड apology to the Muslims of India for insulting them, their heritage and their contribution to the nation. पार्टी इफ यू एग्री। इनके सारे ट्वीट आप देखिए तो पूरी तरीके से ये मोदी के खिलाफ मुहिम में लगी हुई हैं। और इन मोहतरमा का जरा ये एक वीडियो देखिए और ऊपर जरा देखिए क्या है इसमें। स्टेज इज सेट फॉर प्रियंका गांधी एंड सीएम सीतारामैया पब्लिक रैली इन तुमकुरु कर्नाटका। यानी ये प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली कवर करने के लिए वहां गई और अपना वीडियो बना रही हैं भीड़ के साथ, लोगों के साथ। तो ये तो इनका स्तर है और किस तरीके से ये लोग मुहिम में जुटे हुए हैं चुनाव के ठीक बीच में कि किसी भी तरीके से मुख्य मुकाबले में कांग्रेस को ले आया जाए या दिखाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक भ्रम, एक झूठ फैलाया जाए कि साहब इस बार जो तथाकथित कम मतदान हो रहा है वो ये शो कर रहा है कि जैसे उनके सपोर्टर का जो
लगाव है, जो मोह है, वो भंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से। और ऐसा करके ये जो मोदी विरोधी वोटर है, उनका मनोबल बढ़ाने की साजिश रच रहे हैं। और पहले तो योगेंद्र यादव ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हमने तो पिच तैयार की थी। इस बार जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और जून के पहले पखवाड़े में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद ये क्या स्वीकार करेंगे, इसका हमें भी और आपको भी इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।